त्याच्यापासून आहे. आणि तिसरं म्हणजे इम्युनायझेशन, ज्याच्याबद्दल आपण नेहमीच बोलत असतो. तर आणि तो कार्यक्रम पण असा त्याच्याबद्दलच असणार आहे. तर ECD म्हणजे सर्वात सुरुवातीचं बालपण, म्हणजे आई गरोदर ह्याच्यापासून ते बाळ 2 वर्षांच्या होईपर्यंत हे 1000 दिवस असतात. त्यालाच आपण अर्ली चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट म्हणजे सुरुवातीचं बालपण असं म्हणतो. त्याच्याबद्दल आता आपण चर्चा करणार आहोत. तर हा विषय आहे त्या सगळ्यांचा, सुरुवातीचं बालपण, अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआत का बचपन. आजची ही आजकल एक पत्रकार मीटिंग लेने का महत्व क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आज का जो विषय है इस कॉन्फ्रेंस का वो फर्स्ट 1000 डे. फर्स्ट 1000 डे मतलब क्या है कि 10 से जो भी वुमन है जो प्रेग्नेंट रहती है उस दिन से तो 2 साल का बच्चा होने तक वो जो दिन है वो 1000 डे है. और उस 1000 डे में क्या करना चाहिए, हाँ, जैसे कि उनको पोषण देना चाहिए, आहार देना चाहिए, हाँ, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसको अच्छा आनंदी रखना चाहिए उस औरत को. और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को टीकाकरण करना चाहिए, उसको इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत उसको छाती से लगा के ये सब कुछ करना चाहिए. तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80% होता है और बाकी का ब्रेन डेवलपमेंट वो बाद में होता है. तो वो एक ये है. जिस तरह से हम लोग खेत में जो अनाज डालते हैं, जो बीज डालते हैं, बीज डालते हैं, तो वो जैसा उगता है तब हम लोग उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पानी को बराबर टाइम पर डालते हैं, उसको खत डालते हैं, यूरिया जो भी है रासायनिक खत डालते हैं या सैद्धांतिक खत डालते हैं, डालते हैं और उसकी निगाह करते हैं, तभी तो वो फल आता है. इसी तरह से बच्चों का भी है. अगर हम उनकी सेहत का बराबर पूरी अच्छी तरह से केयर करेंगे तो वो अच्छी तरह से बच्चा तेज होगा, अच्छा सेहत बनेगी, अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छा पढ़ेगा और कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बनेगा जो माँ बाप चाहते हैं. इसलिए ये आज जो 1000 दिन है, डॉक्टर खराब जो है उनकी पहचान खास करके हमारे असद भाई करेंगे और बाद में डॉक्टर खराब बोलेंगे, फिर असद भाई जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी बोलेंगे. एक नया कंसेप्ट है हमारे लिए, एक जदीद मुकाला होगा. अगरचे तरक्की याफ्ता कौमें हमसे बहुत पहले इस टॉपिक पर और इस फैकल्टीज में कामयाब कोशिश कर चुकी हैं और कर रही हैं. हमारे पास ये जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक थोड़ा लेट सही, लेकिन हम धीरे धीरे इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं. मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अगर हम चंद दहाई कब्ल की बात करें तो हमारे बहुत सारे बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला होकर के ऑफ हो जाते थे, मर जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था. लेकिन अब मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो हमें उन बीमारियों का पता भी चल रहा है, उनका इलाज भी दरियाफ्त किया गया और उनसे बचने के ज़राए भी हासिल किए जा रहे हैं. तो जब हमारे पास बचने के ज़राए, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ पल्स पोलियो प्रोग्राम, हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में हर साल लाखों बच्चे पोलियो का शिकार होकर के अपाहिज और माजूर हो जाते थे, किसकी मौत भी हो जाया करती थी. उसके इलाज का कोई ज़रिया आज तक पूरी दुनिया में नहीं है. अगर किसी को पोलियो हो जाए तो उसका इलाज अभी भी नामुमकिन है. आप गौर करें कि जब अमेरिका जैसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 1948 में पोलियो हो गया, इसी हाल में उनकी मौत हुई, व्हील चेयर पर कई साल तक वो हुकूमत करते रहे और दुनिया से चले गए, कोई भी इलाज नहीं हो पाया. ये तो रही इलाज की बात, लेकिन अब पोलियो की बीमारी से बचने के ज़राए हमारे पास मौजूद हैं. डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, अमेरिका के डॉक्टर ने, उनकी एक टीम ने जब ये देखा कि प्रेसिडेंट होकर भी वो इलाज नहीं करा सकते, तो दुनिया के गरीब ममालिक या गरीब कम्युनिटी, गरीब लोगों का इलाज कहाँ मुमकिन हो सकता है. उनकी निगरानी में एक टीम ने
पहले तो इलाज ढूंढा जो मुमकिन न हो सका, फिर उससे बचाव के जराए पर काम किया गया, पल्स पोलियो नाम का प्रोग्राम शुरू किया गया, कामयाबी मिली। पूरी दुनिया से तकरीबन पोलियो खत्म होने को है, हमारे मुल्क से भी खत्म होकर तकरीबन 12 साल हो गए। 13 जनवरी 2011 को आखिरी केस मिला था, उसके बाद से किसी को पोलियो नहीं हुआ। तो इसी तरह से और भी बीमारियां हैं कि जिनमें बच्चे ऑफ होते रहे, हमें पता भी नहीं चला। मेडिकल साइंस एक तरह से लाचार थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात होती जा रही है, एक नए कंसेप्ट, नई रिसर्च, नई तहकीकात हमारे सामने आती जा रही हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चा माँ के पेट से लेकर पैदा होता है। हम और आप ये कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने, खुदा गॉड भगवान ने ही ये देकर भेजा है तो क्या कर सकते हैं, उसे लाइलाज मान लिया जाता है। लेकिन अब साइंस और मेडिकल साइंस की रिसर्च ये बता रही है, उनमें से कई बीमारियां हैं कि जो बच्चा माँ के पेट से तो लेकर आया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो गॉड, खुदा भगवान ने दिया, उसका इलाज नहीं हो सकता। एहतियाती इक़दाम अगर अख्तियार किया होता तो बच्चा माँ के पेट से वो बीमारियां लेकर ना आता। यही कंसेप्ट फर्स्ट 1000 डेज का है। हम और आप तो बच्चे पर, बच्चे की पैदाइश के बाद केयर करते हैं, लेकिन दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें वो अपनी बच्चों के सेहत और तालीम का आगाज वहां से करती हैं जब वो अपने लिए बीवी या बहू का इंतखाब करते हैं। ये कंसेप्ट होता है कि एक अच्छी बीवी के साथ ये खातून एक अच्छी माँ बन सकती है या नहीं। एक अच्छे शौहर और एक अच्छी माँ के जरिए से ये कंसेप्ट होता है कि दो यूनिवर्सिटियां आपस में मिल रही हैं, दो यूनिवर्सिटियों से निकल करके जो बच्चा आएगा वो दुनिया पर हुक्मरानी का सलाहियतमंद होगा, और वो अपनी तालीम और सेहत का आगाज उस पहले दिन से कर देते हैं जिसे हम इस्तिक़रार हमल या गरोदर महिला का पहला दिन। वहीं से बच्चे की सेहत, उसकी नशोनुमा जिस्मानी और ज़हनी, इसका आगाज कर दिया जाता है। क्या होता है, किस तरह से उसकी निगहदाश्त माँ के पेट में होती है, दुनिया में आने के बाद कैसे होती है, ये सारी तफसीलात यहाँ पर आज के प्रेजेंटेशन में आपके सामने पेश की जाएगी। मुख्तसर में सिर्फ ये अर्ज करूँ कि वो 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो एक तरह से एक फाउंडेशन की हैसियत रखता है। हमारा प्लानिंग करते हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, कितने माले की होगी, उसी हिसाब से हम फाउंडेशन लगाते हैं। जितना मजबूत फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची बिल्डिंग और पायदार होती है। हमने जब पहले से प्लान किया है कि मेरे इस बच्चे को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर इतने सेहतमंद हम देखना चाहते हैं, उसी एतबार से हमें प्लानिंग करना होगा कि जो बच्चा माँ के पेट में है, माँ को कैसे केयर किया जाता है। जैसे एनसी रजिस्ट्रेशन है, उसका फॉर चेकअप है, उसके खून की मिकदार देखना होता है, उसका हार्ट बीट देखना होता है, बच्चे का पूरा बीएमआई जब तक वो माँ के पेट में होता है जब से ये सारे चेकअप होते हैं ताकि डिलीवरी में आसानी हो। और उसके बाद जब वो दुनिया में आ गया है, अब उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं। अब उसके सबसे पहले आप देखिए कंसेप्ट ये है कि जो चिक दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध, जिसकी तफसीलात आने वाली है, माँ का ये पीला गाढ़ा पहला दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर, शिफा आवर और कीमती तोहफा है। ये पहला टीका है साइंस की नजर में बच्चे के लिए, जिसे बहुत सारी कम्युनिटी में एक जाय और खराब मादा समझकर फेंक दिया जाता है। आप गौर करें कि जब हमारे घरों में बकरियां और भैंस दूध देती है तो पहला पीला गाढ़ा दूध हम खूब खुशी से पका कर खाते भी हैं और बांटते भी, खिलाते भी हैं लोगों को। लेकिन साइंस ये कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा, पवित्र और फिल्टर किया हुआ माँ का दूध होता है। माँ बीमार हो तब भी, माँ की सेहत खराब हो तब भी, वो दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कीमती, लाजमी तौर देना चाहिए। पहली फुर्सत में मुख्तसर सफाई के साथ बच्चे को माँ के खुले सीने पर छोड़ दिया जाए तो कुदरती तौर पर बच्चा अपने आप उस पोजीशन को पा लेता है जहां से उसे ब्रेस्ट फीडिंग, दूध पीने के जराए शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी कंसेप्ट पर और आगे चलकर फिर उसके टीकाकरण होते हैं। उसकी लाइफ में टीकाकरण की अहमियत बहुत ज्यादा है। तकरीबन 10 खतरनाक, जिसमें से कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए ये टीकाकरण किया जाता है। बच्चे में इम्यूनिटी पावर, कुव्वते मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए ये टीके होते हैं। कोई भी टीका किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उस बीमारी के आने से पहले उसके बचाव के लिए टीका दिया जाता है कि बच्चे में वो ताकत, वो इम्यूनिटी, वो पावर आ जाए कि जब उस तक बीमारी पहुंचने की कोशिश करे तो पहले से उसके अंदर मौजूद ताकत
جو टीकाकरण के जरिए से पैदा की गई है वो उस बीमारी को भगाए और ख़त्म करे। तो ये फर्स्ट 1000 डेज हमारी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। खास तौर से कल के प्रेजेंटेशन में एक बात आई, सर ने बतलाई थी, जो बड़ी अहम है कि 1000 दिन जब पूरा होता है बच्चे का, जिसमें वो 9 महीने जो माँ के पेट में है और 2 साल जो उसके बाद के हैं, सब मिलाकर 1000 दिन होता है। 1000 दिन में बच्चे की जो हाइट बनती है, फॉर एग्जाम्पल इस 1000 दिनों में 3 साल में बच्चे की हाइट 2.5 फीट की है, तो पूरी लाइफ में वो सिर्फ 5 फीट का ही हो सकता है। उसी को 2 से ज़र्ब करेंगे, उसका डबल हो जाएगा। तो ये जो तरक्की और ग्रोथ और नशोनुमा उसकी ज़हनी और जिस्मानी है, फर्स्ट 1000 डेज में जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है उसके जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर, तो वो पूरी लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होगी। उसे इसी पीरियड में और इन्हीं वक्तों में कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इन्हीं दिनों में बच्चे की देखने की, सुनने की, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। अभी आपके सामने एक बात आई थी कि सिर्फ 9 महीने में 50% उसका दिमाग कंप्लीट हो जाता है। फिर 1000 दिन पूरा होने तक 85% कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 15% बचता है जो 16 साल तक और उसके बाद तक कंप्लीट होता रहता है। इसी बात से अंदाजा लगाएं कि एक छोटे से कतरे से इंसान की जिंदगी जब शुरू होती है, 9 महीने में जब वो पैदा होता है, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक हो जाता है 9 महीने। उसकी हाइट भी 1.5 से 2 फीट, 2.25 फीट हो जाती है सिर्फ 9 महीने में। इसी तेजी से अगर वो बाद के दिनों में बढ़ेगा तो सैकड़ों फीट का और हजारों किलो का हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो इन्हीं दिनों में उसकी बढ़ने की और उसके ग्रोथ करने की, उसके नशोनुमा की, इन्हीं दिनों में ही वो पोजीशन हासिल होती है जो बाद में नहीं होती है। तो हम सबको आज यहाँ पर बुलाकर यह बातें करने का मकसद यही है कि ये बहुत ही कामयाब और हमारी लाइफ के लिए बड़ी कदर मंजिल से देखी जाने के काबिल ये स्टडी, ये रिसर्च है जो हमें खुद भी अपनानी चाहिए। हमारे घरों में हमारी बीवी बेटियां हैं, हमारे अतराफ में जो भी हैं, अगर हमने उनको इन्हीं दिनों में केस किया और तैयार कर लिया तो आगे की लाइफ में जो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सी कमियां आ सकती हैं, वो आगे शायद नहीं आएंगी। सिर्फ एक आखिरी बात, आप देखिए 1-2 साल पहले मीजल्स और रूबेला का कैंप चलाया गया था। मैं सिर्फ रूबेला की बात करूंगा, वो क्या चीज है। मीजल्स को आपने 12 सुना होगा, उसका वैक्सीनेशन इंजेक्शन दिया गया। रूबेला एक चीज है जो खवातीन में अगर वो बीमारी होती है, सिर्फ बदन पर दाने आते मामूली हल्के से, अगर किसी खातून को जो हामिला खातून है इब्तदाई 3 महीनों में वो रूबेला के दाने आए, तो वो बच्चा जो माँ के पेट में जन्म ले रहा होता है उसके अंदर जो कई तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, वो क्या है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि पैदाइशी तौर पर बच्चा वो बीमारियां लेकर जन्म होने वाला है, तो हम ये कहेंगे कि वो तो पैदाइशी है, ऊपर वाले ने दिया, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये साइंस जो फर्स्ट 1000 डेज की रिसर्च ने जो बतलाया कि वो हमारी किस कमी की वजह से बच्चा बीमारी लेकर पैदा हुआ, वो है रूबेला। फिर बच्चे पे जो साइड इफेक्ट होने वाला है, वो देखने की सलाहियत से महरूम हो सकता है, सुनने की सलाहियत से महरूम हो सकता है, हार्ट में सुराख हो सकता है, बच्चा मरी हुई शक्ल में मुर्दा बच्चा पैदा हो सकता है, और अगर जिंदा पैदा भी हुआ तो उसकी लाइफ मजीद दुर्लभ मुश्किल हो जाएगी कि वो देखने, सुनने, सोचने और हार्ट की ऐसी बीमारियां लेकर पैदा हो सकता है। ये क्यों? कि उसकी माँ को रूबेला के दाने आकर गए, और रूबेला के दाने किस लिए आए कि उन्होंने MR के टीके नहीं लगवाए थे। अगर पेश के तौर पर वो टीके लगा लिए होते तो शायद ये बीमारी माँ को ना होती और माँ से फिर उस बच्चे में मुंतकिल ना होती और बच्चा पैदाइशी तौर पर अपाहिज और माजूर ना होता। आज के इस नशिस्त में क्योंकि नुमाइंदे, अखबारी नुमाइंदे, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनके जरिए से ये सारी बातें हम इंस्पेक्टर से उम्मीद करते हैं कि पूरे समाज को, पूरी पब्लिक को जाएगी। इसी मकसद को लेकर के सरजनी महिला उत्कर्ष संस्था जो यूनिसेफ के ताउन से प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिन्होंने यूनिसेफ के सीनियर कंसल्टेंट जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर KR खरा, आप भिवंडी शहर में जहाँ से मेरी मुलाकात शुरू हुई, मैं बताऊँ कि आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रहे, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के महानगर पालिका में रहे, आप फिर मंत्रालय में गए, वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ रहे, और आपके रिटायरमेंट के फौरन बाद
यूनिसेफ ने आपको सीनियर कंसल्ट करके आपको अपने यूनिसेफ में शामिल किया। बहुत सारे कामयाब लेक्चर और बहुत सारे आर्टिकल्स, सर आर्टिकल्स भी लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो आज हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, और जो कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह समाज में हम उसको नाफिज करके अब एक बेहतर और एक साले और नेक समाज की तश्कील में जो तिब्बी नुक्ते नज़र से कामयाब हो, कई बीमारियों से साफ और शफाफ हो, ये हमारी उम्मीद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोठे कारखाने, मोठे उद्योग, सायन्स, टेक्नॉलॉजी सगळ्यांपर्यंत पोहोचते, त्यावेळेला तुमचा GDP वाढतो. म्हणजे तुम्ही खूप गोष्टी निर्यात पण करता, आपण आयात खूप गोष्टी करतोय. लोहाचे मोठे कारखाने भारतामध्ये नाही आहेत, कारण त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट झालेली नाहीये. ह्या सगळ्या विषय जे आहेत हे 1000 डेजशी जोडता येतात. ह्याचं कारण म्हणजे हे सगळं मोठं जे काही 6 महिन्यांचं आहे, पुढे 2 वर्षांपर्यंत आहे, ते किती जणांना मिळतं हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. ह्या सुविधा किती जणांना मिळतात, ही लक्झरी आहे एक प्रकारची. 2 वर्षांपर्यंत आईला पूर्ण एंगेज ठेवणं आणि दुसरं काही करायला जास्ती न देणं हे कोणत्या वर्गाला परवडतं हे आपल्याला माहिती आहे. आणि आपण खेळामध्ये पण का मागे आहोत, ते क्रिकेट सोडलं तर ह्याचं कारण सुद्धा हेच आहे. जे मोठे लॉंग जम्प आणि इतर सगळे खेळ असतात त्याच्यामध्ये चिकार एनर्जी लागते आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर, ती आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे प्रोटीनची डेफिशियन्सी फार मोठ्या प्रमाणावर आहे, कारण व्हेजिटेरियन लोक खूप आहेत. तर तुम्ही हा सगळ्याचा विचार करा. फर्स्ट 1000 डेज आपण ज्या वेळेला विचार करतो त्यावेळेला, आणि ही अशा प्रकारच्या बातम्या किंवा लेख तुम्ही करू शकता. सपोर्ट रोल करती है और यहाँ की जो भी कारपोरेशन है उनको सपोर्ट का रोल हमारा है. बात ये है कि कारपोरेशन, ICDS वर्कर, ये आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर, ये सारे लोग ANM जो है वो उनका काम है, उनका रोल है कि लोगों में जाके वो प्रोग्राम करे और मालूमात दे. एक दूसरी मैं आपको एक सुझाव देती हूँ. सुझाव मतलब मेरा ये ऐसा मानना है कि बहुत बार ऐसा होता है, ये विषय जो है रहता है ना, तो इस विषय के लिए ना हम लोग क्या सुनते हैं मालूम है कि ये मसला सिर्फ औरत लोगों का है, ये औरत लोगों को जानकारी देना है, ये महिलाओं का है. आप सोचिए कि एक औरत अगर पेट से रहती है, उसमें उस महिला का हाथ है कि आदमी का भी है ना. तो रोल तो दोनों का भी होना चाहिए, जिम्मेदारी तो दोनों का भी होना चाहिए, आदमी का भी और बीवी का, दोनों का भी होगा ना. क्योंकि हमारे देश में डिसीजन लेने वाले सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, तो पुरुष वर्ग रहते हैं. हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुरुष वर्ग को पहले जानकारी दो, ऐसा हम चाहते हैं, बाद में महिलाओं को दे दे. महिलाओं का वो डिपार्टमेंट है, वो महिला ही देखेगी, ऐसा सोचते हैं. तो वो सोचने नहीं. अभी अमेरिका, बहुत सारे देश में ना डिलीवरी वार्ड में हस्बैंड को रखा जाता है, उसको देखना पड़ता है कि वो बीवी को कितना तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है आगे लेके क्या करना चाहिए ऐसा. तो हमारे यहाँ तो उतना है नहीं, फिर भी जो जिम्मेदारी है हम लोग जब भी पूछते हैं किसी भी पिताजी को कि आपने बच्चों को कब लिया गोद में या कभी छाती पे लगाया, तो बोलते नहीं मैंने 1 साल भी नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया मैंने. वो है ना, माँ है, उसकी सास है, उसकी ये है, बहन है, वो सब लोग करते हैं. क्यों आपको नहीं लगता है? बाप होने का आनंद है, मैं बाप बन गया, बराबर है सबको, है ना. हम यहाँ पर भी बैठे हैं, माँ को तो आनंद होता ही है जब वो माँ बनती है तो, है ना. मगर बाप को भी उतना आनंद होता है, मगर वो बच्चे को प्यार देना, उसको घुमाना, लेना, टाइम देना, ये बहुत सारी बात रहती है. ये स्पर्श की भाषा इसमें है कि अगर आप जितना स्पर्श देते हो, जितना प्यार करते हैं, आप सोचो वो अगर बच्चा रोता है माँ के पास, वो तुरंत बाप के पास चला जाता है. क्यों जाता है? उसे लगता है कि नहीं बाप मुझे जल्दी लेगा, मुझे हाथ में या पेट में थपथपाएगा, वो प्यार का भूखा रहता है. मगर हम इतना नहीं सोचते. हम क्या सोचते हैं, अरे मैं कहाँ वो बच्चों को देखूंगा, मैं तो दिन भर काम करता हूँ, मैं रोजी रोटी के पीछे हूँ, ऐसा. तो इससे क्या होता है, उन बच्चों को सिर्फ माँ का प्यार मिलता है, पापा का प्यार नहीं मिलता है. और पापा लोग ये सोचते हैं अच्छा ठीक है एक दिन घुमाने को लेके जाएंगे, हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है क्या?
तो मुझे लगता है वो दोनों की भी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि आपका कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच।